चलो पूछना शुरू करो। कौन सा बेटा? 15 15वां। जो हमसे 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं फिगर शोज अ पैराबोलिक ग्राफ। भूल गया था कि तुम लोगों में तो 4 ही 5 हो। मैंने फालतू यूज कर रहा हूँ। ये बात नहीं सही है। तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? मैं भूल गया एक्चुअली क्या है। लास्ट शाम को ही मैंने क्लास ली थी यहाँ पे, वो 12th वालों की, और वो पूरा भरा रहता है तो आप आते पहले माइक चढ़ा लेते हो। तो मैं भूल गया कि तुम लोग में तो 5 ही हो, मतलब 10-12 ही हो, उस पर लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो तुम आजकल रेगुलर इसलिए आ पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है। कहाँ तुमने रेगुलर आते? रेगुलर तुमने नहीं आते था मेरी क्लास में तो नहीं आते थे। मैं तो कई बार पूछा है तो कोई बताता था कुत्ते को लेके गया, कभी नहीं कहता था कि एग्जाम दिलाने ले गया। सब कुछ मेरी क्लास में कराता है तो मैं तो अपनी क्लास के हिसाब से बोलूँगा। तो कितना तुम्हारा घर कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? कहाँ है? अरे ठीक है भाई, ठीक है। कितना दूर पड़ता है तुम्हारा घर यहाँ से? कितनी देर में आ जाते हो? अरे नहीं, इतनी स्पीड चल जाती इसका? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? इसकी स्कूटी तो और धीमे चलती। कितना वेट बेयर कर सकती? तुम्हारा वेट बेयर कर लेती है, 2 लोग का वेट नहीं बेयर कर पाएगी। नहीं, मैंने बताया था ना वो है। मुझे तो उसको जस्टिफाई कर रहा। खैर छोड़ो, बाद में बात करते हैं। आज वैसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ाना। आज मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि छुट्टियाँ हो जाएंगी कुछ दिन में तुम्हारी। हैं? तुम्हारी भी हो जाएगी। कौन बुला रहा तुम लोग? फिजिक्स में बहुत मुश्किल है, कोई बुलाए। चिल कर लो फिजिक्स में, तुम आने के बाद टूटेंगे तुम्हारे को। इस बार तो वैसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। जनरली इतनी होती नहीं थी, बट ये कोविड की वजह से क्या है कि मेंटल टेंशन में लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा त्यौहार सेलिब्रेट करें तो शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हमें लगता है। भाई तो चुप हो जाओ। हाँ, क्या कह रहा? चला पूरे दिन खुला रहेगा। हैं? सब हम ही से पूछ लोगे क्या यार? सब टीचर की अपनी छुट्टियाँ हैं। अब होता क्या है कि छुट्टी तो है ऑफिशियली, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, जिसको नहीं पढ़ाना है मत पढ़ा। अब टीचर की डिपेंडेंसी, टीचर का मन है। अब जिसको छुट्टी जैसा मैं छुट्टी पे जाना, मेरे को 8-10 दिन की छुट्टी आराम से मानना है जाना। अब जो टीचर, अरे सुन तो लो यार, बोलने नहीं दे रहा। अब जो टीचर यहाँ हैं तो वो टाइम पास नहीं होगा तो तुम्हें बुला के पढ़ा देंगे तो उनके लिए क्या टाइम कटेगा नहीं। जैसे मैं भी होता ना तो टाइम नहीं कटता मेरा, तो फिर मैं क्लास लेते ही लेता। तो फिर क्या करेगा आदमी? पूरे दिन बैठ के क्या कर सकता है ये बता दो, क्योंकि मतलब मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर आके क्लास लेगा। तब ये है कि मैं तो नहीं ले रहा, मैथ्स डिपार्टमेंट का पता नहीं, वो अपने हिसाब से चल रहे होंगे। तो तुम्हें एक दिन पहले पता चल जाएगा, आ जाओ क्लास लेनी है, उस हिसाब से चलेगा। तुम लोग कोई बाहर से उधर सब लोकल ही हो ना यहाँ के, कोई बार से, तो तुम लोग तो यही रहने वाले हो। अगर क्लास लगे तो आ जाना, ना लगे तो दिवाली बनाते रहना बढ़िया। और वैसे पूरी क्लासेस तो नहीं हुई फिजिक्स में। आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी छुट्टियों में क्लासेस होंगी बहुत ज़्यादा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और केमिस्ट्री में भी 11 सर मेरे ख्याल से नहीं लेने वाले। हाँ, जेके सर का कोई भरोसा नहीं।
जेके सर का कोई भरोसा नहीं, वो पूछ सकते हैं पिक्चर में, वो बीच उनका कोई पता नहीं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि 11 से अभी फ्रेशर ले रहे हैं, अभी पता नहीं तुम लोग की कंबाइंड ना ले ले, ये भी डाउट है ना तो वो जनरली अभी फ्रेशर ले रहे होंगे, कुछ कोर्स का होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी लगा हुआ उनका कभी, तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी यू नेवर नोस। तुम्हें कहा तुम लोग तो क्या 12-15 कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे, किसी बैच में बुला के ऑर्गेनिक पढ़ा के तुम्हें सेट कर देंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सर को पढ़ाना हुआ तो फिर एक साथ ही खींचेंगे सब बैचेस को आराम से लास्ट मोमेंट में, क्योंकि होता क्या है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब इंडिपेंडेंट होते, कोई आपस में कनेक्शन तो होता नहीं, तो सबको एक साथ बैठा के हाँ भाई ऑर्गेनिक शुरू हो गए फिर इनऑर्गेनिक शुरू हो गई, तो ऐसे पढ़ाया जाएगा जनरली, मेरे को लगता है, क्योंकि इतनी सारी कोई भीड़ तो है नहीं। और तुम लोग तो अच्छा है ना, 12-15 होने का फ़ायदा बहुत है, 15-16 होते हैं ना तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, किसी बैच में तुम्हें एडजस्ट करके आराम से टॉपिक कवर किया जा सकता है। और बस मेन ये दिक्कत हो रही है कि एग्ज़ाम कब है वो आइडिया नहीं है, जब तक एग्ज़ाम कब है वो नहीं पता चलेगा तब तक कुछ वो समझ नहीं आ रहा। अभी पता नहीं ऐसा ना हो कि फेब एंड हो जाए, जैसे बात चल रही है कि शायद फेब एंड हो जाए, और फेब एंड के आगे अगर एक्सटेंड हो गया तो क्या होता है ना कि जल्दी कोर्स कराना भी बहुत मुश्किल है, मतलब भारी पड़ जाता है। जैसे लास्ट ईयर यही हुआ, वो कोविड खुला, लॉकडाउन खुला और हम टूट पड़े बच्चों के ऊपर, और पहला मेंस था, पहले मेंस तक फिजिक्स का समहाउ एक आध चैप्टर छोटे से सब खत्म कर दिया, पढ़ा के सुबह शाम पढ़ा के बच्चे फैल गए। हमने तो अब कर दिया, बेचारे कोई बच्चा सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहेगा तो उसका क्या होगा, तुम सोच के देखो 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी। लेकिन उसमें थोड़ा एग्रेसिवली पढ़ा दिया तो बाद में लगा, और बाद में इतना एग्जाम एक्सटेंड हो गया, लगा फालतू ही पढ़ा दिया, क्योंकि बाद में क्या हुआ, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। अंतिम में नहीं, जब तुम लोग की क्लासेस चलती थी और उधर उनको भी पढ़ाना पड़ता था, तो अब उनको क्या पढ़ाएं, सब तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा के क्वेश्चन कराते रहो, अब क्वेश्चन का अंत तो है नहीं, अब कितना कराओगे क्वेश्चन भी, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भगा नहीं रहे तुम्हें, पिछली बार वाली हालत ना हो कि पता चले सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में नुकसान हो तुम्हारा। और दूसरा ये भी है कि पिछली बार तो 4 एग्ज़ाम थे तो उतना नुकसान हुआ नहीं, अब मान लो इस बार अगर 2 होते हैं तो फिर दिक्कत है, 4 होते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक आध अटेम्प्ट छूट भी जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला, एक आध अटेम्प्ट तुम कम प्रिपरेशन के दे भी दोगे तो बहुत सारे अटेम्प्ट है तब भी, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो देखना पड़ेगा। और मुझे तो लग रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, अगर वो अटेम्प्ट कम करेंगे तो डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे एग्ज़ाम, अटेम्प्ट कम नहीं करेंगे तो आराम से टाइम पे फेब मिड से या फेब एंड में शुरू कर देंगे। लेकिन फिर से 4 अटेम्प्ट हुआ तो पहला अटेम्प्ट फॉर्मेलिटी हो जाएगा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट तक तो वो तुम लोग का कोर्स तो इम्पॉसिबल है ना। मुझे ये बता दो, तुम लोग का भी तो, तुम लोग तो तब भी थोड़ा पहले आया हो, तुम लोग तो तब भी बहुत कोर्स हो जाएगा, तुम ये मान के चलो। तुम उनका सोचो ना जो जेई का एग्ज़ाम है फिर होकर के आए, जैसे तुम सब बच्चे तो पहले आ गए थे, अगर आप देखो तो तुम्हारा तो तब भी बहुत कोर्स आ गया भाई। तुम्हारा कितना फर्स्ट बुक के हिसाब से देखो तो तुम्हारा ये प्रॉपर्टीज़ और थर्मो हो चुका है, बचा के SHM वेव्स बचा है, बाकी सब खत्म, 11th खत्म है तुम्हारी लगभग। और SHM वेव्स ऐसे कोई बड़े टॉपिक नहीं है, और ये भी चाहता तो बहुत घसीट जल्दी फटाफट पढ़ा सकते थे, लेकिन आराम से पढ़ा, हमने धीरे धीरे क्वेश्चंस किए। उसके बाद तुम्हारा 12th में मेनली बचेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दिवाली के बाद आराम से पढ़ेंगे, 1-1.5 महीने में ख़त्म करेंगे, नवंबर से शुरू करेंगे, दिसंबर एंड तक पूरा वही चलेगा। और जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हुआ एक बुक साहब, तुम्हें फील आने लगेगा कि अब सिलेबस ख़त्म होने की कगार पे, और तुम्हारा तो रे ऑप्टिक्स भी हो चुका है, तो तुम लोग तो सिलेबस वाइज बहुत आगे। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हुआ ना, तुम्हारे गिनती के चैप्टर्स बचेंगे, गिनती के मतलब SHM वेव्स, उधर वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न। और मॉडर्न तो कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। सो सिलेबस वाइज प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बस क्वेश्चंस करते रहो, इसीलिए हम भी आराम से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो हम दे रहे हो तो करे करो आप आराम से। HCV स्पेशली जो नया बच्चा है जिसने पहले इतना नहीं किया, स्टार्ट विद HCV करते रहो। और जिन्होंने थोड़ा किया हुआ है, आप जेई के क्वेश्चंस करो, मेंस एडवांस के, जो मेंस फोकस्ड है, जिन्हें लगता है कि उसे मेंस ही देना तो मेंस के क्वेश्चंस करते रहो, और जिसे लगना है कि हाँ एडवांस में भी अच्छा करना है तो एडवांस के क्वेश्चंस भी करते रहो, और बाकी सारी शीट्स में मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी तुम्हारी क्लासेस बहुत दिन चल रही हैं, तुम ये मान के चलो कि अगले साल भी तुम्हारा पेपर जो जून से पहले नहीं होने वाला एडवांस का, ये मान के चलो कि तुम्हारा जो पेपर है ना एडवांस का जून से पहले तो होना ही नहीं है, इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल। और जून के लिए बहुत टाइम है, इसीलिए तुम अगर देखो तो बहुत एक्सेसिव डिफिकल्ट असाइनमेंट अभी कर भी नहीं रहे, अभी आराम से एक तरीके से समझ लो मेंस तरीके से चल रहा है।
मेंस या थोड़ा सा उससे ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा मैं करवा भी नहीं रहा, क्योंकि लास्ट में बहुत असाइनमेंट है हमारे पास करने के लिए, टाइम भी बहुत होगा, क्योंकि पता चले अभी सब ख़त्म करने में लग गए और अंतिम में बहुत बोरिंग होता है। बोरिंग इन द सेंस फिर लगता है क्या पढ़ें, तुम्हें भी ये लगेगा और हमें तो लगता ही है, हर साल ही लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो अपने पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। प्राइमरी अभी तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेंस में अच्छा परसेंटाइल लाना, क्योंकि अगर पहला एग्ज़ाम ख़राब हो गया ना तो फिर मेंटल प्रेशर आ जाता है भाई। मैं कह रहा हूँ तुम पहला पेपर दो, पहले में तुम्हारा 99 प्लस आ गया, 98 पॉइंट समथिंग आ गया, अपने दशा से तुम समझ सकते हो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो उसके बाद एक मेंटल पीस होता है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे उसके आगे भी, और पता चला तुम्हें भले चाहे तुम बाद में कितना अच्छा करो, पहला एग्ज़ाम ख़राब कर दिया ना तो वो टेंशन बहुत, प्रेशर बहुत आता है। वो एक आया था ना बच्चा, वो प्रद्युमन करके लेक्चर देने आया था एक दिन ना तुम्हारे बैच में, अरे जिसके वो थोड़े से वाइट कलर के दाग थे, क्या नाम था लड़के का, 2-3 लड़के आए थे नहीं आए थे? अरे एक दिन तुम्हारे में वो काउंसलिंग हुई थी ना, 3 बच्चे आए थे, एक था यश मित्तल नाम का लड़का होगा, एक मोहन व्यास होगा और एक प्रद्युमन जो सबसे हट्टा कट्टा था। उसकी नहीं 6500 समथिंग, 67 मेंस में 8000 थी उसकी। अब उसके साथ बड़ा झोल हुआ बेचारा, वो एक टिपिकल एवरेज बच्चा, मैं उसका बिल्कुल एक एग्जांपल दूँ, टिपिकल एवरेज बच्चा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में उसकी दशा बहुत ख़राब ही रही है, बेचारा परेशान ही रहा है, वो बोल भी दिया होगा उसने, बड़ा ऑनेस्ट है, वो बोल देता है। और जब वो लास्ट ईयर आए तो और पढ़ना शुरू किया, अच्छा उसके में जो ग्रुप था उनका 5-1 का ग्रुप था, 5 के 5 अच्छे थे, मतलब 5 के 5 बढ़िया गए। मैं ऐसा नहीं करा और बच्चे नहीं थे, बट वो 5 का ग्रुप था बेसिकली जो लास्ट ईयर हमसे पढ़ते थे। और जिस दिन जिस दिन एग्ज़ाम के बाद पहला एग्ज़ाम शुरू हुआ ना, वो बैच पहले दिन ही आके बैठ गए, सर हमें तो पढ़ना है, और बिना कुछ उसके लॉजिक के, और उसमें लॉकडाउन भी था, लेकिन वो फिर भी आते थे कि हमें यहीं आके पढ़ना है। कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहे और एग्ज़ाम देते रहे। तो पहले ही अटेम्प्ट में उसमें मोहक गॉट 99 परसेंटाइल, यश मित्तल गॉट 99 परसेंटाइल, एक के तो 99.7 थे जो विश्नोई था, और एक के 98 पॉइंट समथिंग, बहुत पास है, 98.8 या 9 कुछ थे, दिलीप जानी, उसके ख़राब आ गए। अब 5 में 4 हो गए, तो अब सोचो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई। दूसरे में भी उसके नहीं 99 पहुंचा, वो 98 के आसपास होगा, तो टेंशन हो। बाकी वो 4 के 4 99 पहुंच चुके थे। अब तीसरे एग्ज़ाम में क्या हुआ कि उसके नंबर सबसे ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, अलग अलग पेपर्स होते ही, बाकियों के मान लो 200 है, उसके 215 नंबर लेके खुश किया था इस बार तो बढ़िया, उसके फिर से उसकी परसेंटाइल कम हो गई, मतलब वो 98 पॉइंट कुछ 89 मतलब 99 ही पहुंचा। अब बाकियों के 99 पहुंच गए कम नंबर में भी, क्योंकि वो परसेंटाइल होता है ना पेपर के हिसाब से। अब उसका प्रेशर बहुत फील हुआ उसको, नहीं तो शायद एडवांस और भी कुछ नंबर बढ़ जाते। होता क्या है ना कि आप जब वो पहले परसेंटाइल ले लेते हो तो उसका एक एडवांटेज होता है, जैसे मोहक व्यास बच्चे के साथ हुआ या यश मित्तल के साथ भी हो, तो उसका बेनिफिट आता है। उसको प्रेशर है, इस वजह से उसकी थोड़ी रैंक खराब हुई। और कईयों का नुकसान भी होता है कि पहले ही 99 पॉइंट खूब लेके बैठ गए, अरे छोड़ो अब तो NIT मिल रही है, IT का क्या करना है। जैसे उसमें एक बच्चे के साथ हुआ 99.7, सबसे अच्छे नंबर उसी के थे सबसे पहले, जिसकी फोटो भी आई थी। ही गॉट सैचुरेटेड, अरे सर बढ़िया अपना तो हो गया NIT, अब चिल है, क्या पढ़ना है। तो उसकी रैंक ख़राब हो गई, 9000 के आसपास या 8000 के आसपास रैंक गई। तो मेरा ये कहना है कि मेंटल प्रेशर का कितना फ़र्क है, और साइकोलॉजिकली फिर आप जब रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो उसका फिर आपके एडवांस की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम से इनिशियल ख़राब हो गया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आगे परफॉर्म नहीं कर सकते, बट आप वो अगला एग्ज़ाम देने जाओगे स्ट्रेस में देने जाओगे, फिर आपका क्या होता है, स्ट्रेस में करते हो तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि कोशिश अपनी ईमानदारी से स्टार्ट से रखो, या इस भरोसे मत रहो कि हमें आगे का ही मेंस करना है, आगे का मेंस करना है, आगे का मेंस करना है। जितना हो सके ऑनेस्ट एफर्ट डालते रहो। लेकिन ये है कि हाँ, जैसे तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, मुश्किल आएगी, शायद तुम्हें ना आए, लेकिन जो बच्चे लेट से आए उनको तो मुश्किल, क्योंकि सिलेबस होना बहुत मुश्किल है उनके लिए। और लास्ट मोमेंट तक जो बच्चे अभी आए हैं, एक बैच तो अभी बना है, मतलब यू वोंट बिलीव, जो अभी रिजल्ट आया ना, कितने दिन रिजल्ट, 2 हफ्ते हो गए होंगे मुश्किल से, और अभी बैच बना है। अब उसमें तो चैलेंजिंग होता है, फिर आप तो कितना कर लोगे। ऑल्दो उनके में पेस बहुत तेज चलता है, मतलब इतना आराम से नहीं पढ़ाते जितना तुम्हारे में चलता है। तुम्हारे में है ये ज़रूरी थोड़े कि रिपीट कर रहा है तो अच्छा ही होता है, मिक्स बैच होता है। जैसे तुम्हारे में होंगे
इतने सारे बच्चे, सबका कैलिबर अलग अलग होगा, वैसे उसमें होता है, कुछ तेज होते हैं, कुछ हालत ख़राब रहती है। घूम फिर के वो ये थोड़ा है कि 2 साल पढ़ लिया तो तुम तेजी हो गए, ऐसा थोड़े होता है, पढ़ना पड़ता है भाई, खुद से कोचिंग पढ़ने से थोड़े कुछ होता है, आपको तो पढ़ना पड़ता है। हाँ ये है कि रिलेटिवली पढ़ाना मेरे लिए आसान होता है, तुम लोग को मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं आता, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा, बट ये मान के चलता कि हाँ पता नहीं तुमको मैंने नहीं पढ़ाया, तुम्हें कितना आता कितना नहीं आता, तुम्हारा आराम से सब पढ़ा देते। इवन बैच 2 भी है वो भी ऐसे चलता है, और बैच 1 में ये थोड़ा मैं कंसिडरेशन लेके चलता हूँ, ये तो आता ही होगा, क्योंकि फिर वो क्या होता है शक्ल दिखती है ना कि वहाँ 30-35 बैठे हैं तो उसमें तो 30-32 को तो मैंने ही पढ़ाया हुआ है, और बेचारे लास्ट मोमेंट तक घिसते रहे, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ाया उन्होंने, हुआ नहीं अलग बात है, बट अपनी ऑनेस्ट एफर्ट तो डालते हैं। अब उसमें थ्योरी पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती खर्च करने की, फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं तो वो फ़र्क पड़ता है, तो वो पेसअप स्पीडअप हो जाता है, बट फिर भी स्टिल जितने कन्वीनियंटली तुम लोग पढ़ के जाओगे वो वहाँ पे पैनिक रहता है। अब कुछ बच्चा उसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, कुछ को दिक्कत आती है, क्योंकि इतना आसान नहीं। पहले तो क्या होता था कि ये सब रिजल्ट आ जाते थे तुम्हारे भाई जून तक आ जाते थे, और एक्चुअल में क्या होता था सही मायने में जून से बैचेस शुरू हो जाते थे, जनवरी एंड तक लगभग सिलेबस खत्म हो जाता था पहले वाले का, और दूसरा एग्ज़ाम होता था अप्रैल में, दूसरे तक तो टारगेट वालों को बहुत बेनिफिट रहता था, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती थी, और एडवांस तक काफ़ी कुछ खत्म हो जाता था। अभी क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता, अब ये भी नहीं पता है तुम्हारे तो पढ़ा रहे वाला से गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हाँ हो जाएगा, पता नहीं अगले दिन आकर के दे दे चलो तुम्हारा भाई 2nd वीक ऑफ जनवरी में एग्ज़ाम है, तुम भी पागल हो जाओगे, हम भी पागल हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। और अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं है, अगर आप देखो तो नोटिफिकेशन भी नहीं है। नोटिफिकेशन एक बार आ जाए तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाए, तुम्हारे लिए भी आसान हो जाए कि किस पेस में पढ़ाना है, तो वो कुछ पता ही नहीं है। बेचारे फ्रेशर वाले भी चुपचाप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हम भी पढ़ाते जा रहे हैं, तो वो पता नहीं है कब से। तो उसके लिए अब ये है कि बस आप करते जाओ, ज़्यादा सोच नहीं सकते। और मेरे ख्याल से सब में ऐसे ही हो रहा होगा, मैं मुझे नहीं पता, मैथ्स केमिस्ट्री सब में वो एक वो होता है ना, कहाँ पर जाना है पता नहीं, बस ये है कि हाँ तुम लोग आगे चल रहे हो तो आगे ही रहने वाले हो, पीछे होना मुश्किल है। और उसका एक बेनिफिट ये है कि मेजॉरिटी चीज़ें हो गई हैं। मेंस के क्वेश्चन पहले जरूर लगाना, वो मेंस वाले प्रीवियस ईयर के ना, जैसे तुम्हारा मान लो लेट से जैसे थर्मो हो गया, हम हमने थर्मो कर लिया, ये डिस्कशन भी खत्म हो जाएगा मान लो। उसके बाद तुम लोग जैसे मेंस का क्वेश्चन पहला प्रायोरिटी होना चाहिए मेंस का क्वेश्चन खत्म करना। उसके बाद जैसे HCV एक तो तुम लोग करते हो, मान लो शीट्स हमने दिया, फिनिश हो गया। अब यहाँ से तो क्या क्लास में तो खत्म हो गया, बट एक्चुअल में ये नहीं कि तुमने तुम्हारी तरफ से खत्म हो गया, नहीं, तुम्हें उसके कुछ क्वेश्चन और करने हैं। तो HCV कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, नहीं तो फिर उस पर चले जाओ, वो मेंस वाले क्वेश्चन, पहले मेंस वाले क्वेश्चन खत्म करना, फिर तुम कुछ भी करो। क्योंकि मैं कितना भी कहूँ पहली प्रायोरिटी अपनी मेंस ही है। मेंस अगर खराब हुआ तो एडवांस का क्या करोगे फिर? तो पहले मेंस का एग्ज़ाम अच्छा कर लो, और एक बार मेंस का क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करो। तो एक बार मेंस वाले क्वेश्चन होंगे, हर एक जो टॉपिक में 50-70 क्वेश्चन तो होंगे, 50-70 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। और मेंस के तो क्वेश्चन तुम कर करके एक चीज़ तो सीख गए होगे, डिफिकल्टी लेवल एवरेज होता है उसका। अगर तुम 50 क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें 8-10 ही क्वेश्चन होंगे जो अच्छे होंगे, 40 तुम्हारे ऐसे होंगे ना जो तुम आसानी से कर लोगे। उन 10 में टाइम लगेगा तो बहुत एक्सेसिव टाइम भी नहीं लगेगा, और उससे एक फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ये फ़र्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल बहुत फ़र्क पड़ता है कि एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में वो दिखने लगता है। ठीक है, चलो बातें हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा था बच्चे तुमने? 15। Figure shows a parabolic graph between T and 1/V for mixture of the gas undergoing an adiabatic process. What is the ratio of Vrms and speed of the sound in the mixture? देखो जरा, T versus 1/V ग्राफ, सॉरी ये ग्राफ है या 1/V है? For mixture gas undergoing an adiabatic process, adiabatic process है। अब जरा adiabatic process और ये T versus 1/V, ठीक है भाई। देखो
गामा निकालना है, सिंपल सी बात करूं, और आपसे कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द VRMS एंड स्पीड ऑफ द साउंड इन मिक्सचर। देखो ध्यान से देखना है, VRMS होता है, VRMS पता है तुम लोग को? अरे पढ़ा होगा भाई, उसमें तो पढ़ा होगा, इसमें केमिस्ट्री में तो आता है ना, ये होता है। और स्पीड ऑफ साउंड नहीं पढ़ा होगा, वो अभी याद कर लो, आगे पढ़ेंगे वो। अंडर रूट, तो ये आज बताओ, VRMS अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर। ये क्या आ जाएगा? RT/M, T/γ आ गया। कुल मिला के गामा निकालना है, तो गामा के लिए मैंने थोड़े अपने पास ये लगा दो, याद आया? अब देखो टेम्परेचर जब T0 है, टेम्परेचर जब 2T0 है, ये क्लियर हो गया बच्चे? ये व्हाट डू यू से, क्या कहते हो? बात समझ आती है? यार से नोट कर लो, इसको निकाल के देख लो, नोट कर लो। आता है? क्या कह रहे हो? इससे नहीं आ रहा है क्या? ठीक आ जाएगा, तो वॉल्यूम और सब दे रखा है, तो मैंने सोचा सीधे वैल्यू रखा। और भी तरीके हो सकते हैं। अगला सवाल। हाँ ठीक है, 16 की अगर मैं बात करूँ, कहता हाइट ऑफ मरकरी इज फॉल्टी, बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एंड ट्यूब above mercury having air is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइट ऑफ मरकरी
in a faulty barometer is 75 centimeter and the tube above the mercury having air is 10 centimeter long. The correct barometer reading is 76 centimeter. The faulty barometer reads 74. Find the true barometer reading. क्या बोल दिया भाई? The height of mercury is a faulty barometer. नहीं ठीक है ना, देखो हाइट ऑफ मर्करी इन अ फॉल्टी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ट्यूब अबव मर्करी हैविंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. द करेक्ट बैरोमीटर रीडिंग इज 76. इफ द फॉल्टी बैरोमीटर रीड्स 74 सेंटीमीटर, तो ऐसा करेंगे ना, देखो फॉल्टी में 75 है, एक्चुअल कितना है 76, ऐसा होगा ना. देखो जनरली यहाँ वैक्यूम होता है, तुमने यहाँ लिक्विड वो मर्करी राइज कर जाता है, फॉल्टी मतलब यहाँ एयर के पास प्रेशर है, यहाँ 76 है, अरे समझ रहे हो, यहाँ 76 है और ये कितना आ रहा है 75 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर मर्करी के बराबर, और एयर है तो 1 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू ए पीवी, प्रेशर हो गया 1 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम के बराबर इंटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू. अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, फॉल्टी बैरोमीटर रीड 74 सेंटीमीटर ना, तो मान लो एक मिनट, फाइंड द ट्रू बैरोमीटर रीडिंग. ट्रू बैरोमीटर रीडिंग के लिए क्या करें, मान लो ट्रू बैरोमीटर की रीडिंग, जैसे यही केस वापस लेते हैं, यहाँ पे इस बार ट्रू बैरोमीटर रीडिंग पूछा है और ये हाइट कितनी है 74, तो ट्रू बैरोमीटर अगर P है तो ये 74 है, तो ऊपर से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा P प्लस 74, एक मिनट, प्रेशर ऑफ एयर प्लस 74 शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्चुअल रीडिंग, बैरोमीटर की एक्चुअल रीडिंग जो यहाँ पर आएगी उसके बाद जो पूछा उसने, तो प्रेशर ऑफ एयर कितना हो गया P माइनस 74, ये कितना आ जाएगा P माइनस 74, और बचाओ ये बताओ, ये 75 प्लस 10 85 था, अब कितना है ये 74, तो ये ऑलरेडी जा चुका है पहले, तो बचा हुआ एयर कॉलम कितना है, जरा देखो क्या आता है इससे. P की वैल्यू पूछी है उसने,
आंसर आता है कि नहीं आता भैया? मैच कर रहा है यहाँ से आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अब देख लो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कौन सा? छोड़ दो, स्टैंडिंग वेव पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ट्वेंटी फोर देखो, the mixture of 4 gram helium and 28 gram of nitrogen enclosed in a vessel of constant volume itna. A mixture of 4 gram helium and 28 gram of nitrogen enclosed in a vessel of constant volume itna. Volume 300 Kelvin. Find the quantity of heat absorbed by the mixture to double the root mean velocity of the molecule. क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ जरा भाई। उसे जो मिक्सचर है तो डबल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल करनी है। पहले 300 थी, अब कितनी करनी है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल करनी है। तो टेम्परेचर अगर पहले 300 था तो अब 1200 होगा भाई। नहीं समझे? अरे भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? √3RT/m। तो तुम्हें अगर डबल करना है वेलोसिटी को तो टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। समझ आ रहा है? तो करो 4 टाइम्स। और हीलियम 4 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नाइट्रोजन 28 ग्राम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। करके देखो जरा। आता है भाई क्वेश्चन ये? करो अच्छा करो, मैं वेट कर रहा हूँ।
क्या कहते हो भाई? नेक्स्ट वन कौन सा? 27 से पहले कोई है बच्चों? 27 देखो, कहता 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 40 to 45 डिग्री. Find the amount of heat required to raise the temperature of same gas to the same range at constant volume. है क्या प्रॉब्लम है भाई? लिखो जरा, क्या लिखोगे बताओ? अरे देखो कोई नहीं, देखो NCP डेल्टा टी लगाओ पहले, रुको. NCP डेल्टा टी, N की वैल्यू 2, CP डेल्टा टी कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 5 डिग्री केल्विन में लेना, क्योंकि R तुम्हारा केल्विन में दिया है. तो केल्विन में कितना आने पता डिफरेंस तो क्या फर्क पड़ता है केल्विन में या डिग्री में? NCP डेल्टा टी हो गया, और Q लिखो NCV डेल्टा टी. सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, CP माइनस CV आएगा, R रख देना उसको. इससे नहीं आता है क्या आंसर? तुमने हर्षवर्धन निकाला है इसको? हाँ करो, अभी करो. कब करोगे भाई?
अगला सवाल भाई, कौन सा बेटा? 30 का सेकेंड। का सेकेंड कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग प्लॉट्स एंड प्रेडिक्ट्स द वेदर, प्रेशर टेम्परेचर पे कमेंट करना है। क्या करें इसमें बताओ? फिर प्रेशर 1 और 2 के लिए प्रेशर वॉल्यूम का तो कॉम्बिनेशन तुम्हें पता ही है, और टेम्परेचर के लिए चेक करना है ना। आइडियल गैस इक्वेशन से ही आ जाएगा। 3 में तो और प्रेशर वॉल्यूम तो कर लोगे। टेम्परेचर के लिए बताओ 2 और 1 का टेम्परेचर सेम है क्या? तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ बढ़ेगी। नहीं समझे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, पीवी का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ये सेम है, ये सेम है, तो डेफिनेटली ऐसे ही क्या होगा ग्राफ, ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। किसके लिए? हम बना सकते हो, मतलब अपने को बस टेम्परेचर चेक करना है, इसलिए क्यों बनाओगे? प्लॉट करना है, यू कैन प्लॉट इट, कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है, पूरी इक्वेशन ही निकाल लोगे यार। अगर पूरी इक्वेशन ही निकाली जा सकती है, उससे भी आ जाएगा आंसर। तो उसने चेक करने को बोला, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए नहीं कह रहा।
क्या कहते हो भाई, आंसर आया कि नहीं आया ये? और कोई क्वेश्चन? ये खत्म हो गया? वाली शीट पे कुछ बचा हुआ है कि हो गए लगभग सब? नहीं पूछना है क्या भाई? किसी को नहीं पूछना? वो पहले वाली शीट जो थी, और बाकियों को भी है कि नहीं है भाई? बाकी ने किया ही नहीं होगा एक्सेल मारना हाँ? अब क्या अगले साल फिर से करोगे क्या कंप्लीट? कितना टाइम लगाओगे कंप्लीट करने में दादा? अब मैंने बोला ना आज अंतिम क्लास, आज खत्म करेंगे, इस बार छुट्टियां हो जाएगी तुम्हारी, तो हो गया फिर तो छुट्टी क्या हो। क्या नहीं लग रहा तुम्हें भी विषय? फिर अब हमारा वो खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा जब भी पढ़ाऊँगा। कल तो तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट मदद करना। चलो आज की क्लास इतनी रखिए। हैं? क्या बोल रहा है? मुंह हटा के बोल ले। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मुंह हटा के बोल ले मास्क। हाँ अब बोल। कोई नहीं, सही बात है। और क्या? अच्छा याद है कि वो अतुल सर तुम्हारी स्कूटी की टेस्ट ड्राइव मांग रहे? हाँ कौन? जो सर को बता देना होगा भाई कि किसकी स्कूटी। हमने कहा मुझे पता है किसकी स्कूटी। पर स्कूटी चर्चे में चल रही है बिल्कुल। इतने तो सर की हार्ले डेविडसन पॉपुलर नहीं चल रही थी, तुम्हारी चल रही है।
मांगी सर से कभी? तुमने मांगी कि नहीं मांगी सर से कभी? वो तुम सर से बात कर लेना, मुझे नहीं पता। तो सर को तुम वो टेस्ट ड्राइव दे देना, सर बिल्कुल। अरे तुम चले जाना, क्या है तुम्हें थोड़ा पता है कि हमें पता तो तुम्हारी स्कूटी, सर को थोड़ा पता है किसकी स्कूटी है। सर कर ये किसकी है छोटी सी स्कूटी? अच्छा, अपने सामान की कोई तारीफ करे तो खुशी तो मिलती है नहीं, भले वो 40 की स्पीड से ही चले क्यों। चलो क्या